नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किसान, कोरोना समेत कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के फैसले को लेकर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नारियल का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए 1981 में बने नारियल बोर्ड में सरकार संशोधन करने जा रही है। बोर्ड का अध्यक्ष किसान पृष्ठभूमि से होगा। तोमर ने कहा कि इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ बनाया जाएगा। बोर्ड में 2 तरह के सदस्य होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मीडिया मंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया, जिसे मंडियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कर सकती हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि नए कानून में एपीएमसी खत्म हो जाएगी, लेकिन मोदी सरकार पिछले 7 साल में किसानों की बेहतरी के लिए प्रबंधन कर रही है। सरकार मंडियों को मजबूत करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में अहम फैसला लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। 20,000 नए आईसीयू बेड को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए इमरजेंसी पैकेज का फैसला लिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए 23,123 करोड़ का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए से कोविड की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगले 9 महीने में कोविड के लिए सभी हेल्थ केयर स्टूडेंट काम करेंगे। 736 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जाएंगे, जिसमें 20,000 बेड्स होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि कोरोना केस बढ़ने पर एक फील्ड अस्पताल को जरूरत होगी। ऐसे में 5,000 बेड और 2,500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। अगले 9 महीने में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम को बनेगा। कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि जिला स्तर पर 1 करोड़ दवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कोरोना की किसी भी संबंधित लहर से बचा जा सके। मोदी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर समेत मंत्रियों से शुरू किया काम। मंत्रिमंडल में शामिल हुए 43 नए मंत्री। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय का कामकाज संभाला। उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल क्षेत्र में पिछले 67 वर्षों में शानदार काम हुआ। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार संभालते ही मिनिस्टर ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने का समय बदल दिया। रेल मंत्री ने स्टाफ को 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे होगी और शाम 4 बजे खत्म होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शुरू होगी और मध्य रात्रि में 12 बजे तक चलेगी। अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। पदभार संभालते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूंगा। किरण रिजिजू ने देश में नए कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। किरण रिजिजू पहले खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हरदीप पुरी ने पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कामकाज संभाला। इसके साथ ही उनके पास शहरी विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। हरदीप पुरी से पहले धर्मेंद्र प्रधान देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। जी किशन रेड्डी को देश का नया सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया। उन्होंने अपना पदभार संभाला। इससे पहले प्रहलाद पटेल के पास सांस्कृतिक मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें एमएसएमई मिनिस्ट्री दी गई है। इससे पहले यह मंत्रालय नितिन गडकरी के पास था। देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि, 468 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त, 24 घंटे में 35,000 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 93 से ज्यादा केस मिले, 3 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 800 से ज्यादा एक्टिव केस।
प्रदेश में कोरोना के 55 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई। 77 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1000 से ज्यादा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में धान के किसानों को बिजाई के लिए 2 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी। धान की बिजाई के लिए अब 8 की जगह 10 घंटे बिजली दी जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा कि मानसून के आने तक 2 घंटे ज्यादा बिजली बिल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बुधवार 7 जुलाई को हरियाणा में एक दिन में 12,125 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक रिकॉर्ड है। विभाग की तरफ से कोई पावर कट नहीं है। मेंटेनेंस की वजह से थोड़ी देरी बाधित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रियल एस्टेट डेवलपमेंट को जमीन जारी करने की जांच का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। विज ने कहा कि यूपीए सरकार में कितनी बार मंत्री बदले थे, सुरजेवाला को अपना इलाज करवाना चाहिए। दरअसल सुरजेवाला ने केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर ट्वीट करते हुए तंज कसा था। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि खराबी इंजन में है, लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह पर गृह मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से ये कलह है, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या कोई और प्रदेश। विज ने कहा कि ये कांग्रेस में चलता रहता है, अब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। अगस्त में बीजेपी जेजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर विज ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते बाकी पार्टियां अपने कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकती। किसान आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है। हरियाणा के नए जिलों में वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आई। इसको लेकर विज ने कहा कि वैक्सीन लगातार आ रही है। जुलाई में 25 लाख टीके लगाए जाएंगे। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी के नेता समाज को बांटने की कोशिश के चलते विवादित बयान दे रहे हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने पहले खेड़ा खलीलपुर प्रकरण में इंड्रे गांव में हुए पंचायत में बीजेपी नेताओं के विवादित बयान और हाल ही में पटौदी में हुई पंचायत में दिए गए भाषणों का जिक्र किया। हिसार में खरड़ गांव में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का विरोध किसानों ने किया। किसानों ने धनखड़ को काले झंडे दिखाए और विरोध में जमकर नारेबाजी की। विरोध के चलते धनखड़ को अपना रूट बदलना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ को हिसार के मिल गेट एरिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आना था। टोल पर विरोध के चलते उन्होंने खरड़ से निकलने का प्लान किया, लेकिन वहां भी किसानों ने उन्हें घेर लिया। आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। 2 दिन लगातार प्रदेश में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रही। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर की हुई। वहीं मुंबई में 106 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल की कीमत 89 रुपये 62 पैसे, तो वहीं मुंबई में 97 रुपये 18 पैसे। ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक प्रदर्शन कर किसानों ने नाराजगी जताई। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने वीडियो जारी किया। किसानों से अपील करते हुए कहा कि देश भर में कहीं भी जाम न लगाएं, हाईवे पर सड़क के साइड में वाहनों को खड़ा कर नाराजगी जताएं और प्रदर्शन करें। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के सामने जीटी रोड पर ट्रैक्टरों की कतार बनाकर किसानों ने विरोध जताया। भिवानी में महंगाई को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। भिवानी हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव प्रेमनगर के पास किसानों ने काले झंडे देकर नाराजगी जताई और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। किसानों ने दोपहर 12 बजे हॉर्न बजाकर विरोध किया। कहा कि सरकार को जगाने के मकसद से हॉर्न बजाया। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि आए दिन बढ़ती महंगाई और आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। अगर सरकार ने जल्द बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पकड़ लेगा। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सिरसा में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने ऊंट के पीछे गाड़ी को बांधकर रस्सी से खिंचवाते हुए प्रदर्शन किया।
किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आधे करने की मांग की। जिले में दर्जन भर जगहों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के लिए चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। करनाल में महंगाई और कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने बुग्गी झोटे पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। पानीपत टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए, प्रदर्शन किया। महिलाएं भी इस धरने में शामिल हुई। अंबाला में किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टर खड़े कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों पर खाली गैस सिलेंडर भी रखे। कहा कि आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बढ़ती हुई महंगाई और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर शहर भर में प्रोटेस्ट किया गया। किसानों ने जिला उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। महम में किसान और कम्युनिटी पार्टी के सदस्यों ने महम 24 के चबूतरे पर इकट्ठा होकर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खाप और किसान संगठनों ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते रोहतक चौक पूरी तरह से जाम हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया। लंबे समय से सिरसा शहर में अनाज मंडी और काठ मंडी को शिफ्ट किए जाने की मांग उठ रही है। शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए मंडियों को ट्रांसफर करने का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहा है। हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय टीम सिरसा पहुंची और मंडियों को शिफ्ट करने के लिए प्रस्तावित स्थानों पर अवलोकन किया। हरियाणा मंडी बोर्ड से जोनल प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम जयवीर यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी ऑफिस में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी और स्पीकर ने समस्या का समाधान भी किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की ओपन परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। बोर्ड परीक्षा ने जानकारी दी कि रिजल्ट 100% रहा। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 25 जुलाई से पहले घोषित किए जाएंगे। सोहना में नगर परिषद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। 9 जुलाई को नवीनतम वोटर सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसका आकलन के बाद मतदाता 16 जुलाई को ऐतराज दर्ज कर सकते हैं, जिसका फैसला 27 जुलाई को होगा। 30 जुलाई को ऐतराज जताने वालों के फैसले के खिलाफ उपायुक्तों को अपील की जाएगी, जिनका निर्णय उपायुक्त 4 अगस्त को लेंगे। अंतिम मतदाता सूची 18 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाली मेट्रो ट्रेन के प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट डीएमआरसी ने हरियाणा सरकार को भेजी। फरीदाबाद बाटा चौक मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम वाटिका चौक स्टेशन तक इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के विकास के लिए गुरुग्राम में मेट्रो का जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। रोहतक में नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हुए। नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को कोई विचार नहीं कर रही। कोरोना काल में तो इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन आर्थिक सहायता देने की बात से सरकार पीछे हट गई। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर झज्जर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर सफाई कर्मचारियों ने नाराजगी जताई और शहर भर में प्रदर्शन किया। संगठन नेताओं ने मांग की कि सरकार जिन मांगों पर सहमति बना चुकी है उन्हें तुरंत लागू करने का आदेश दे, नहीं तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। सोनीपत में लाल डोरा में बन रहे मकानों की रजिस्ट्री करवाकर मालिकाना हक दिलाने का काम जोरों पर है। जिले में सभी गांव में लाल डोरे की ड्रोन की मदद से मैपिंग करने के बाद घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गांव सादल खुर्द में गांव के चौकीदार और ग्राम सचिव घर घर जाकर लाल डोरे में बने मकान मालिकों की रजिस्ट्री करवाकर जानकारी ले रहे हैं। करनाल में पंचायत राज विभाग की लापरवाही सामने आई। बरवाला ब्लॉक के गांव ईशरहेड़ी में विकास के लिए आई ग्रांट के 26.79 लाख रुपए एक शख्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए। करीब 5 सालों में 26.79 लाख रुपए शख्स के खाते में जमा हो गए। सितंबर 2016 में पहली एंट्री हुई थी, अब तक 35 एंट्री हो चुकी है।
फरीदाबाद में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि खोरी गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन के पास अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि कुछ लोगों का अनुरोध आया है कि वो अपने घरों का सामान ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें सामान ले जाने के लिए और समय दिया जा रहा है और ट्रक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव के मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सबसे पहले अस्थायी तौर पर पहाड़ के ऊपरी हिस्से से बने मकानों को तोड़ा गया। तोड़फोड़ के बाद खाली हुई जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। मकानों को तोड़ने से पहले लोगों को बाहर निकाला। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को ही आने की अनुमति है और खोरी गांव में धारा 144 लगाई गई। प्रशासन करीब 100 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई करेगा। नारनौल हैफेड ऑयल मिल में आगजनी के बाद जीएम, मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर और क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया। जीएम के सस्पेंड होने के बाद रेवाड़ी के जीएम को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नारनौल हैफेड में आगजनी हुई थी जिसमें करीबन 3 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई है। काफी मात्रा में सरसों का तेल और बारदाने जलकर राख हो गए थे। उत्तर भारत में लगातार बढ़ते पारे ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो वहीं गुरुग्राम के यूनिटेक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में रहने वाले लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई। लोग बिल्डर के ऑफिस जाकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 15 दिन से इनके घरों में पानी का प्रेशर ठीक से नहीं है, जिसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर के पास पानी पहुंच रहा है। लगातार शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। गुरुग्राम में ऐप के जरिए फर्जी एफआईआर तैयार कर पीजीओ हॉस्टल संचालक को चूना लगाने वाले एक नकली पुलिस कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया। एसपी क्राइम की माने तो सदर थाने में मोनू नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि विजेंदर नामक एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहा है, एफआईआर के नाम पर रुपयों की मांग कर रहा है। इस पर थाना सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोबारा पकड़े गए आरोपी की पहचान भिवानी निवासी विजेंदर के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ के बाद मालूम चला कि विजेंदर ने ऑनलाइन एफआईआर की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ऐप के जरिए एफआईआर बना ली थी और गुरुग्राम के पीजी संचालक को डराकर रुपयों की मांग कर रहा था। 8 साल की बच्ची पीजीआई चंडीगढ़ से सर्जरी करवाकर यमुनानगर घर लौटी, लेकिन अब भी मासूम खौफ में है। उसे खौफ से बाहर निकालने के लिए लगातार चाइल्ड लाइन की टीम हौसला अफजाई कर रहा है। चाइल्ड लाइन डायरेक्टर को जब मासूम की तबीयत की पूरी आपबीती बताई गई तो उसकी टीम ने बहादुर मां के जज्बे को सलाम किया। बच्ची की मां ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़वाया था। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर ने बताया कि दूसरी विजिट में भट्टे में मालिकों से मुलाकात नहीं हो पाई और न ही फोन पर बात हुई। प्रशासन से मांग करते हुए ऐसा सर्कुलर जारी करने की मांग की जिससे भट्टा मालिकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। प्रदेश के कई जिले और बाकी राज्यों में ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाने वाले लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरोह ने 12 वारदातों को कबूला। गुरुग्राम पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक बस मालिक को गिरफ्तार किया। बस मालिक सुभाष बिहार के मधुबनी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो गुरुग्राम से सस्ते में शराब लेकर बिहार में महंगे दामों पर बेचता था। पुलिस ने मामले में पर्दाफाश करते हुए बस मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। आरोपी बस मालिक रात 10 बजे के बाद गुरुग्राम में भी शराब बेचता था। पिहोवा पुलिस ने 3 जिलों में कई मामलों में जब्त किए नशीले पदार्थ नष्ट किए हैं। अंबाला रेंज के आईजी भारती अरोड़ा ने मामले में जानकारी दी। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है। जब्त होने वाले नशीले पदार्थ को कानूनी प्रोसेस के तहत नष्ट किया जाता है। पानीपत सेक्टर 6 में बिजनेसमैन एलके होड़ा शोरूम के मालिक ललित गोयल की गाड़ी के चोरों ने टायर गायब कर दी, जिसके बाद उनकी गाड़ी को ईंटों पर खड़ा कर दिया।
ललित गोयल के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि दो चोर ब्लैक कलर की गाड़ी लेकर आए और गाड़ी के चारों टायर चुराकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल पश्चिम बंगाल की लड़की से रेप के फरार 2 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित किया गया है। झज्जर पुलिस ने आरोपी पर इनाम की सिफारिश की थी। मामले की जांच कर रहे एसआईटी इंचार्ज डीएसपी पवन कुमार के मुताबिक रेप के आरोपी अनूप और अंकुश पर इनाम घोषित किया है। इनको गिरफ्तार करने में मदद करने वाले व्यक्ति को यह राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ कुलगांव के रेडवानी इलाके में हो रही है। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़